नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 4/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का लाभ उठाते चलें। दोस्तों, आज थोड़ा सर्दी के कारण आवाज़ खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा मैनेज करें, क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब है दोस्तों, आवाज़ से मतलब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो यह एडिपोज उत्तक है, जो कि वसा संचायक उत्तक है। दोस्तों, कंकालीय संयोजी उत्तक शरीर को सहारा देता है, जिसमें अस्थि और उपास्थि होते हैं। अस्थि और उपास्थि मिलकर कंकाल बनाते हैं, जो शरीर को सहारा देते हैं। लेकिन संयोजी उत्तक के कोलेजन तंतु क्षतिग्रस्त उत्तक की मरम्मत में सहयोग करते हैं। और उपकला उत्तक जो होता है वो बाहरी सतह और आंतरिक गुहा मतलब गुफा का आवरण बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वसा संचायक उत्तक के बारे में है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है शरीर को? बताइएगा कमेंट करके। और कमेंट वाला का आंसर नहीं देते हैं दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन याद होते हैं, इसलिए कमेंट वाले का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? संसद जो है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीच दोनों मिलके संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पादन करे, इसके लिए अनुमति देने के लिए 2015 में विधेयक पारित किया संसद। ये 2015 का विधेयक जो है दोस्तों, वो परमाणु ऊर्जा विधेयक 2015 परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का परिवर्तित रूप है। जो 1962 में कमियां रह गई थी, उसको 2015 के द्वारा सुधार किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत व्यवस्था किया गया कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम दोनों संयुक्त रूप से काम करेंगे। याद रखेंगे कि भारत में 3.2% जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों, याद रखेंगे। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। यूनिसेफ का पूरा नाम यू फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस और इमरजेंसी फंड। फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। पोलैंड के एक चिकित्सक थे लुडविन रॉसमैन, उन्हीं का भूमिका यूनिसेफ के निर्माण में अहम रहा। और यूनिसेफ को 1965 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में, सॉरी दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, यूनिसेफ का तो न्यूयॉर्क में ही है। और बाकी विश्व बैंक और IMF, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो पहला ऑप्शन है। याद रखेंगे कि यूनिसेफ का कार्यकारी निदेशक अभी कैथरीन रसेल जी हैं करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो यह सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। 1875 में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को 1920 में, याद रखेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान जो हैं, इनको भारत में आधुनिक मुस्लिम समाज का अग्रदूत माना जाता है, याद रखेंगे। और ये प्रारंभ में देशभक्त थे, लेकिन कांग्रेस का जब स्थापना हुआ 1885 में, तो कांग्रेस के स्थापना के बाद यह कांग्रेस विरोधी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, मतलब विद्वान थी? तो संस्कृत की, याद रखेंगे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1878 में इन्हें सरस्वती का उपाधि दिया गया था, इतना विद्वान थे संस्कृत के की। और इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में की थी। पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू विमेन पुस्तक भी लिखा,
फिर से सुन लीजिए, द हाई कास्ट हिंदू विमेन पुस्तक किसने लिखा? पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश 5 है, जिसका ट्रिक भी हम बताए थे, यू अरु फाची, यू से यूके, आ से अमेरिका, रू से रूस, फा से फ्रांस और ची से चीन, ये 5 हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों किसी भी साधारण प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश में से 9 गो का समर्थन मिलना जरूरी है। कोई भी प्रस्ताव तभी पारित होगा जब 9 देश उसका समर्थन करेंगे। 15 देश में से 15 में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और असाधारण प्रस्ताव अगर रहेगा, बढ़िया प्रस्ताव रहेगा तो 9 देश का समर्थन जरूरी है, और 9 देश का समर्थन जरूरी है। और असाधारण प्रस्ताव रहेगा तो 5 देश का समर्थन जरूरी है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा सम्मिलित है। दोस्तों मूल संविधान में शुरुआत जब संविधान था तो 14 भाषा इसको वैल्यू दिया गया था, मतलब संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां में 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वां के द्वारा 1967 में जोड़ा गया, 71वां के द्वारा 1992 में जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में जोड़ा गया। याद रखेंगे बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा सम्मिलित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो यह 1656 में हुआ था। जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, और जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनाया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में बहुत सारा निर्माण करवाया, जैसे लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सब शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का एक मोती मस्जिद पूछा जाता है एग्जाम में, जिसे औरंगजेब ने बनाया था। अब भारत का पहला मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद माना जाता है, भारत का पहला मस्जिद। अब भारत के सबसे बड़ी अधूरा मस्जिद जो है किला ए कुहना, एग्जाम में पूछता है दोस्तों, किला ए कुहना, कुहना जो पुरानी किला के नाम से भी जाना जाता है, किला ए कुहना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो नवंबर 2020 के अनुसार 22 थे, लेकिन वर्तमान में भी 23 हैं, याद रखेंगे। और भारत में 8 स्थानों पर फैले हुए हैं, जैसे बहुत सारा रावत भाटा पढ़े हैं कि राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से 8 राज्यों में वर्तमान में 23 गो नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, याद रखेंगे। और यूरेनियम 233 के द्वारा उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र जो है उसका नाम भवनी है। भवनी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है इसका स्थापना का। और एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था, इसका परिचालन अगस्त 1956 में हुआ था, 1956 में। और कहाँ स्थापित किया गया था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। अब भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन किया गया। आरबीआई भारत का जो है सर्वोच्च बैंक है और भारत सरकार का भी बैंक है। बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक भी है और भारत सरकार का भी बैंक है। बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। आरबीआई याद रखेंगे कि भारत में विदेशी मुद्राओं का विनिमय पर भी नियंत्रण रखता है। और आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्य होते हैं, इसको याद रखिएगा। आरबीआई जो है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की अगर बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। उनके टाइटल लास्ट में दास लगा हुआ है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो दोस्तों 1940 यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। कभी कभी ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो कि लगभग में रहेंगे। एक्चुअली में 943 था, लेकिन ऑप्शन में 940 है, तो उसी को मारना पड़ेगा जो नज़दीक रहेगा। तो याद रखेंगे 943 था, सही आंसर 943 होगा। 2011 के जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, जो कि 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष पर था। 2011 की जनगणना भारत का 15वां जनगणना था और इसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जी थे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 919 था, मतलब 1000 बच्चों पर 919 लड़कियां थी। शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का गणना इसमें किया जाता है। लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिला के संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। भारत में जनगणना की अगर बात करें तो पहला जनगणना 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1965 में लागू किया गया। संसद ने राजभाषा अधिनियम को कब लागू किया था? तो 1963 में लागू किया था, और 65 में अंग्रेजी भाषा के निरंतर जो है इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया। 63 में लागू किया और 65 में निरंतर जो है बोल दिया गया कि ठीक है अंग्रेजी को अब उपयोग किया जाएगा। सन 1967 में याद रखेंगे कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया। स्पेशल हिंदी 343 में, लेकिन 343 से 351 में देश के किसी भी राजभाषा यानी कि 22 जो राजभाषा की मान्यता मिला है 343 से 351 तक, उससे रिलेटेड जो है नियम बनाए गए हैं। अभी संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है, जो कि हम पूर्व के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कहा गया है कि नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि ऐसा जलमार्ग जिसमें हम नौगम्य कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, पानी का जहाज, ये 14,500 किलोमीटर है दोस्तों। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में किया गया था और इसका मुख्यालय नोएडा में है, इसको याद रखिएगा। ये अंतर्देशीय मतलब विभिन्न देशों के साथ जो संबंधित होता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है, इसको याद रखेंगे। अंतर्देशीय वाला नोएडा में है और राष्ट्रीय वाला पटना में है। 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लाया गया। जैसे एनएच आप पढ़ते हैं ना, भारत में सबसे एनएच मतलब नेशनल हाईवे 1, 2 ऐसे करके, तो वाटर वे एक होता है नेशनल वाटर वे, एन नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे 2 और नेशनल वाटर वे 3। 3 ट्रिक बता देते हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यही तीनों में से कोई फंसेगा। ईह साधु कोको ट्रिक है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी को जोड़ती है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम को जोड़ती है। जैसे एनएच होता है नेशनल हाईवे, उसी तरह से एनडब्ल्यू नेशनल वाटर वे होता है, तो इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो इलाहाबाद से हल्दिया तक को जोड़ती है, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करते चलें। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इसका मतलब। बहुत सारे टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक, बार बार ट्राई पढ़ते होंगे कि ट्राई ने मोबाइल कंपनियों को चेतावनी दिया, ट्राई ने रिचार्ज का प्लान बढ़ाने से रोका, ऐसे करके। तो ट्राई जो है क्या दोस्तों, दूर संचार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। ट्राई का फुल फॉर्म होता है TRAI। ट्राई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना दोस्तों 1997 को किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह से याद रखेंगे MICR, बहुत बार पूछ लेता है, कंप्यूटर से जुड़ा ये सब क्वेश्चन है दोस्तों।
फुल फॉर्म का पूछ लेता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। MICR जो कि बैंकों में आप जाते होंगे तो लिखा देखते होंगे, या फिर आपको पासबुक बैंक का मिला रहेगा तो उसमें रहता है IFSC कोड और MICR कोड रहेगा कहीं पे। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसी तरह से एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसी तरह से एक बैन होता है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो एनी जैदी को। ये भारतीय लेखिका थी दोस्तों, एनी जैदी। इन्हीं को 9 डॉट्स अवार्ड 2019 में मिला था। ये मुंबई की एनी जैदी थी। उनका निबंध था ब्रेड सीमेंट कैक्टस, उसके लिए दिया गया था, ब्रेड सीमेंट कैक्टस। अच्छा, 9 डॉट्स प्राइज ब्रिटेन की चैरिटेबल संस्था है जिसका नाम है कदाज प्राइज फाउंडेशन। कदास प्राइज फाउंडेशन इसी के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। और पिछले साल जोआना कुसियाक को 2023 में दिया गया था। 2023 में जोआना कुसियाक को दिया गया था। अभी 2024 का बाकी है, मिलेगा तो अपडेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है दोस्तों। झील से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सांभर झील भारत का सबसे नमकीन झील माना जाता है। और मीठे पानी की झील बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है, साफ पानी का झील है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, इसको याद रखिएगा। एक लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, उल्का पिंड के गिरने से बना था। राजसमंद झील राजस्थान में है। नौकुचिया ताल, खुरपताल, ताल लगा रहे दोस्तों, ताल तो उत्तराखंड में रहता है सब। नौकुचिया ताल, खुरपताल, ये सब झील जो है उत्तराखंड में है। माना, नीति, ये सब दर्रा भी उत्तराखंड में है। अष्टमुदी झील एक होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। यह केरल में है, याद रखिएगा अष्टमुदी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो दोस्तों यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे बुक पूछे जाते हैं, जैसे अरुंधति रॉय का फेमस पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अनीता देसाई का बार बार पूछता है, MTS वगैरह में बहुत पूछता था। फास्टिंग फेस्टिंग अनीता देसाई का है। कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पूछा जाता है। गांधी जी वाला माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पूछा जाता है। नवीन चावला ने मदर टेरेसा लिखा। BS नैपाल ने एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा। तो ये सब याद रखिएगा। वन अरेंज्ड मदर चेतन भगत के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए लेखक को भी रट के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसी को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को, न्यूटन का प्रथम गति नियम से शून्य, त्वरण, जड़त्व और बल के परिभाषा मिलता है। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा प्रिंसिपिया, जिसका 1687 में प्रकाशित हुआ था। प्रिंसिपिया, इसमें गति से संबंधित नियम का चर्चा दिया हुआ है तीनों का। पहला नियम से जो है जड़त्व का नियम कहते हैं इसको, या फिर इसे बल का परिभाषा मिलता है। दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा नियम से पता चलता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है किसी भी क्षेत्र में। संवेग का याद रखते हैं सूत्र P = mv। द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक रूप में बनवाया था। तो फतेहपुर सिकरी जो है में बुलंद दरवाजा अकबर जब गुजरात का विजय किया था तभी उसी की याद में बनाया था, याद रखेंगे। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में आगरा के स्थान पर राजधानी बनाया था। अच्छा, विंसेंट स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति के अभियान का था। द्रुत गति मतलब तेज गति का अभियान। क्यों? क्योंकि जैसे अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त करके लौट रहा था, वैसी सूचना मिला कि मुजफ्फर शाह तृतीय ने जो है विद्रोह कर दिया है। तो तुरंत अकबर लौट के फिर उस पर नियंत्रण स्थापित किया। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने अकबर के गुजरात अभियान को विश्व का सबसे तेज गति से का अभियान मतलब कहा गया है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अकबर ने पहला बार जो है समुद्र का दर्शन कब किया? तो यही गुजरात अभियान के समय में, गुजरात में ही समुद्र का दर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अरब सागर का। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बर्डिन। जॉन बर्डिन को 2 बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, भौतिकी में सबसे पहले याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है 5 क्षेत्र के लिए, जबकि 1968 में स्थापना हुआ और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। यानी कि टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब याद रखेंगे कि सबसे पहले भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1901 में रोएंटजन थे, जो विद्युत चुंबकीय किरण के खोज करके उसका नाम एक्सरे दिए थे। भारतीय वैज्ञानिक एक वेंकट रमन थे, उन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये याद रखेंगे। अभी वर्तमान वाला का याद रखिए, इंपॉर्टेंट। 2024 में 2 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक जॉन जे हॉपफील्ड हैं और जेफरी ई हिंटन को। जॉन जे हॉपफील्ड, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, इन 2 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टेक्सोल सूची वृक्ष, जिसको ईयू बोलते हैं, उससे निकाला जाता है। टेक्सोल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। नीम का, तो नीम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है दोस्तों। और त्वचा संबंधी, जो चमड़ा संबंधी बीमारी होती है, उसमें रोकने में नीम महत्वपूर्ण है। चीड़ सपुष्पक है। सपुष्पक मतलब पुष्प के, जिसमें पुष्प खिलता है उसे सपुष्पक वृक्ष बोलते हैं। और अनावृत बीजी पौधा है। अनावृत बीजी, न आवृत, अनावृत, न मतलब नहीं, आवृत मतलब ढका हुआ, जिसका बीज ढका हुआ नहीं है, वैसा पौधा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जाते हैं नहीं, बल्कि दोस्तों जाते थे। 2 सदस्य को मनोनीत किए जाते थे उस समय। लेकिन 126वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण लोकसभा से समाप्त कर दिया गया। 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक, जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। 104वां, यानी विधेयक से 126वां था, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम 104 था। इसके तहत 10 वर्ष के लिए अभी हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में 10 वर्ष के लिए वो एंग्लो इंडियन समुदाय चुना नहीं जाएगा। बाद में हो सकता है 10 वर्ष के बाद चुना जाए, लेकिन अभी तो बंद है। और इसी तरह से राज्यपाल जो है विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन चुनते थे, वो उनका भी अधिकार खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ये सब क्षेत्रों से चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों यह सूरत में की गई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में ही किया था। अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी। याद रखेंगे, सूरत में फ्रांस ने प्रथम कारखाना 1668 में स्थापित किया था। अंग्रेज भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्थापित किया, बंगाल, बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। और शुरू में मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन ही पूर्वी भारत को रखा गया था। पूर्वी भारत जो भी है उसको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान किया गया कि भारत का सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंसी जो है बंगाल ही रहेगा। और युद्ध और संधि का अधिकार, यानी किससे लड़ाई करना है, किससे संधि करना है, यह बंगाल प्रेसिडेंसी को ही अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यह भारत में 1970 में फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत हुआ था, 1970 में। और वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति मतलब दोस्तों दूध से संबंधित है। उसी तरह बहुत सारी क्रांतियां पूछा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। डायरी, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, इसको याद रखिएगा, करनाल हरियाणा में। डेयरी अनुसंधान संस्थान
बहुत सारे क्रांतियां पूछी जाती है, जैसे पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से, रजत क्रांति अंडा से, लाल क्रांति मांस टमाटर से, गोल क्रांति आलू से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर जो कि 10 लाख से ऊपर जहां की आबादी है उसे घोषित किया गया? तो इंदौर को दोस्तों याद रखेंगे, 2020 के अनुसार इंदौर को किया गया था। अभी पिछला साल याद रखेंगे, लगातार 7वां साल इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इसको मिला। और इस साल सूरत भी संयुक्त रूप से रहा, यानी कि इंदौर प्लस सूरत दोनों को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। इस वर्ष मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड जो है उसको स्वच्छ छावनी बोर्ड भी घोषित किया गया। अभी देखिए इस बार किसको मिलता है। और 2023 का जो विषय पिछला साल हुआ था उसका थीम था बेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट मतलब कचरा, टू मतलब की ओर, और वेल्थ मतलब होता है धन, मतलब कचरा से धन की ओर इसका थीम था 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो CACP। दोस्तों याद रखेंगे कि कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 में CACP कर दिया। पहले CACP का नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग, उसी का नाम बदलकर CACP कर दिया गया। CACP मतलब क्या हुआ दोस्तों? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस याद रखिएगा। CACP के द्वारा अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि भारत सरकार 23 जो फसल है उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित MSP निर्धारित करती है। 23 फसलों पर भारत में भी MSP निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है? MSP का खाद्य सुरक्षा हो सके, किसान को सुरक्षा मिल सके, उसको उचित दाम मिल सके, और आपातकालीन जो स्टॉक है खाद्यान्न का उसका उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम एक याद रखिएगा जिसको FCI भी बोलते हैं, इसका वैकेंसी भी निकलता है दोस्तों। FCI की स्थापना 1965 में किया गया, याद रखिएगा। और ये नाबार्ड देखिए कृषि से रिलेटेड बैंक है, इसकी स्थापना 1982 में हुआ था दोस्तों। आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको मान्यता कब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार जो है कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। 9 में पारित हुआ था और 2010 से लागू कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद जो है 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन जो 2002 है उसको अनुच्छेद 51A में भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। 21A के तहत क्या है दोस्तों? ये बताया गया, प्रावधान किया गया कि निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, और 51A के तहत मौलिक कर्तव्य बना दिया गया कि देना पड़ेगा अभिभावक को शिक्षा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गांधी स्मृति दर्शन समिति GSDS मतलब गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब किया गया? तो सितंबर 1984 में किया गया। याद रखेंगे यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के जो है सुझाव एवं वित्तीय सहायता से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1973 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे टाइगर की गणना भारत में सबसे पहले 1972 में किया गया था, जिससे लगा कि बाघों की संख्या भारत में कम हो गई, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उसी तरह से हाथी का प्रोजेक्ट भी, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में चालू किया गया, इसको भी याद रखिएगा। वर्ष 2023 में बाघ परियोजना के 50 वर्ष जब पूरा हुआ, इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्ली
उसके प्रजाति को, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा जो हमारे धरती पर निवास करते हैं, इसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसके लिए बनाए 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2023 में। हर साल बाघ संरक्षण से जुड़ा मुद्दा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए याद रखिएगा 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा बाघ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो यह अमरावती में है दोस्तों। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, तो याद रखेंगे। अब भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक में उल्लिखित है। 214 से लेकर 232 तक में उच्च न्यायालय से रिलेटेड चीज के बारे में वर्णन है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो यह 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 में, बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, इसलिए इसको रेलवे का पिता भी कहा जाता है। भाप का इंजन जेम्स वाट बनाए थे। पहला रेलगाड़ी 1825 में वर्ल्ड में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच इंग्लैंड में चला था। अब विश्व के सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिका का है। अब भारत का विश्व में चौथा स्थान है रेल नेटवर्क में। 1925 में भारत में सर्वप्रथम विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। 1925 में रेलवे का विद्युतीकरण किया गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में बना, जबकि राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, तो इसको याद रखेंगे। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार हैं, इसको भी याद रखिएगा। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है दोस्तों। पहली किसके किसके बीच चली थी? तो पहला चला था 2019 में, इसको याद रखिएगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। अब पूर्वोत्तर भारत के पहला वंदे भारत ट्रेन पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू हुआ था, पूर्वोत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, जिसको कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, किस वर्ष पारित किया गया? तो 1856 में पारित किया गया दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। इनका कि बहुत बार आप लोग पढ़ते होंगे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, जिसके समय में 1857 में विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह। भारतीय परिषद एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग के काल में आया, ये भी। और भारत शासन अधिनियम 1858 में कैनिंग के काल में ही लाया गया, इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GSAT-31 क्या है? तो दोस्तों GSAT-31 दूर संचार उपग्रह है। दूर संचार उपग्रह किस काम आता है? तो उपग्रह समाचार संग्रहण, सामाजिक उपयोग, बहुत बार मौसम का पूर्वानुमान मिलता है कि इतना तारीख को फलना फलना राज्य में वर्षा होगा, तो ये सब दूर संचार उपग्रह का ही देन है। आपदा के चेतावनी, ये सब किया जाता है। एक उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जबकि ध्रुवीय उपग्रह की बात करें तो 800 से 1000 किलोमीटर के ऊंचाई पर ध्रुवीय उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग दूर संवेदन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ के आविष्कारक का नाम क्या है? आजकल बहुत ब्लूटूथ का चलन है दोस्तों, तो ये जाप हार्टसन, इसका ट्रिक से याद रखिएगा कि आजकल सब लोग ब्लूटूथ का जाप लेते रहते हैं, जिससे हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो जाप हार्टसन ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। बहुत बार आविष्कारक पूछता है दोस्तों। बिल गेट्स देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। अच्छा, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी हैं, 2006 में हुआ था दोस्तों ट्विटर का। यूट्यूब का 2005 में हुआ था, और यूट्यूब के संस्थापक स्टीव चेन और चार्ड हुर्ले जी हैं। WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ये हैं, जिसे मतलब इंटरनेट के संस्थापक भी कहा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। फेसबुक का संस्थापक कौन है? कमेंट करके बताइए आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो दोस्तों ऑर्गन नोबल गैस है। नोबल गैस है जो किसी से प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं करता, उसको नोबल गैस बोलते हैं। इसमें से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 हैं दोस्तों, नोबेल गैस के अंतर्गत आते हैं। फ्लोरीन हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। ये आखिरी गैस की खोज बराबर एग्जाम में पूछता है कि रेले, रेमजे और लोकेयर ने की थी। आखिरी गैस 18वां आवर्त सारणी के 18वां वर्ग में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। आखिरी गैस के अंतिम कक्षा में 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे कि अष्टक पूरा हो जाता है। अब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आखिरी गैस आर्गन है, जबकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आखिरी गैस रेडॉन है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बहुत बार देखते होंगे आप लोग, पढ़ते हैं पटना, बिहार शरीफ, दिल्ली, कहीं भी रह के आप गांव जाते होंगे तो देखते होंगे रूम में अजीब स्मेल आता है, खिड़की बंद रहता है। इसका कारण क्या है? रेडॉन गैस का जमा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो MS ऑफिस अगर पढ़ेंगे, MS वर्ड, MS ऑफिस होता है कंप्यूटर में, तो डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 सीट उसमें मिलता है दोस्तों। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अनुसार किसी भी वर्क सीट के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। एक्सेल में किसी भी रो की अधिकतम ऊंचाई 409 होती है, इसको याद रखिए। और 28 एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम बुक फर्स्ट होता है। ये सब नहीं समझ में आएगा जब तक कंप्यूटर का क्लास नहीं किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं दोस्तों, इसीलिए तो आप जरूरी है नहीं कि टाइम दें, इसमें रीजनिंग मैथ में पूरा टाइम दीजिए, बाकी जो मैं सेट कराता हूँ सोते सोते भी आप सुन सकते हैं। 2-3 बार सुनिए, रटा जाएगा, बहुत सारा तो डिटेल बताता हूँ। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु। जबकि कहाँ है? तो निकोबार द्वीप समूह में है। पुराना नाम इसका पिग्मेलियन पॉइंट था। अब भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु गहीर माथा सर क्रीक गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पॉइंट कलिमीरे तमिलनाडु में है। पॉइंट पेट्रो जफाना में स्थित है। ये सब पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, यहाँ लिखने में मिस्टेक किया, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसलिए बहुत बार एग्जाम में आएगा कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटियों में। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH। अब H के स्थान पर कोई भी ग्रुप आ सकता है दोस्तों, लेकिन COO रहेगा। बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, मनुष्य के पेट में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के पेट में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो सुशील कुमार ने कुश्ती खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था दोस्तों। सुशील कुमार जो हैं बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीते थे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक। 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। उसी तरह से मुक्केबाजी 2012 ओलंपिक में मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीते थे। बहुत सारे खिलाड़ियों का पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे टेनिस से संबंधित लिएंडर पेस हैं। भारोत्तोलन देखिए 1 नंबर में है। कर्णम मल्लेश्वरी। शूटिंग से राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, ये सब याद रखिएगा। मुक्केबाजी से विजेंदर सिंह, मैरी कॉम। बैडमिंटन से साइना नेहवाल, PV सिंधु। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा। शूटिंग से मनु भाकर। कुश्ती से अमन सहरावत। ये सब याद रखिएगा। तो आप लोग ये बताइए कि इस बार नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था और कितना दूर भाला फेंके थे? आप लोग कमेंट करके लास्ट दीजिएगा। तो आज का सेट यहीं पे रखते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए और लाभ लेते रहिए। धन्यवाद।